हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। यहाँ पे जो भी स्टडी होगी वो स्पेशल तरीके से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम डीएड डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि दिव्यांगता को कैसे आप समझ सकते हैं या फिर दिव्यांगता को समझना। इस पूरे पेपर में आपको विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से जुड़ी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको सरकारी गैर सरकारी जितने भी संस्थान इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सभी संस्थानों की भी जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें बच्चों की देखभाल कैसे होती है, बच्चों को पुनर्वास कैसे मिलता है, बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये सभी जानकारियाँ भी इसमें उपलब्ध हैं। तो सभी जानकारी आप लोगों को लेने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहना पड़ेगा। आपको जितनी भी वीडियो आगे आएंगी उन सभी वीडियो को देखना पड़ेगा और उससे जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट यूनिट का सब यूनिट 1.1। ये है 1.1 हमारा, आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल पार्ट, यानी कि जो डिसेबिलिटी है उसका हम सबसे पहले हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी इसके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा दिव्यांगता को समझना है उसके अंतर्गत हमें दिव्यांगता के इतिहास पर चर्चा करना है। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगता के मॉडल हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अभी इस वीडियो में आप लोगों को दिव्यांगता का जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल पार्ट, जिसको आप लोगों को हैंड राइटिंग में दिया जा रहा है। इसका अगर आपको पीडीएफ लेना है बुक्स में तो उसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिए और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप एचआई से हों, वीआई से हों या फिर आईडीडी से हों, तीनों ट्रेड के बच्चे वहां से अपने अपने हिसाब से जो भी उनके पास सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट जितने भी ट्रेड के बच्चे हैं, चाहे वो एचआई के हों, वीआई के हों या फिर आईडीडी के हों, तीनों ट्रेड के बच्चे इसको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये कॉमन पेपर है या कॉमन कोर्स के नाम से आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये कॉमन कोर्स आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्यांगता जो होती है वो समाज में अलग अलग माने जाने वाला एक समूह रहा है। यानी कि प्राचीन साहित्य का अगर हम अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि दिव्यांगता की दिशा उस समय किस प्रकार थी, या उसकी जो दशा थी उस समय वो बहुत ही शोचनीय थी। उस समय जो दिव्यांग बच्चे थे उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस समय उन्हें राक्षस कहा जाता था, बुरी आत्मा के नाम से उनको बुलाया जाता था, पूर्व जन्म का पाप भी उनको कहा जाता था। वे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी होते थे इन सभी बातों को सुन करके। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोगों को कुछ भी अपशब्द बोला जा रहा है तो सुन करके आप लोगों को भी बुरा लगता है। वैसे ही इन बच्चों को
बहुत ही अपशब्द बोले जाते थे, जैसे कि राक्षस, बुरी आत्मा, या फिर इनको पूर्व जन्म का पाप भी कहा जाता था। इन्हें समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको उस समाज से भी अलग रखा जाता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कुछ ऐसे भारतीय जो कह लीजिए कि समाज सेवी थे, वो सब बाहर निकल करके आए। उन लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया और फिर बच्चों को थोड़ा सा वहाँ पर शिक्षा के प्रति भी जागरूक करने लगे। उनके चिकित्सा के लिए भी जो उनके माता पिता थे उनको जागरूक करने लगे और उनको भी बाहर समाज में निकलने का मौका मिला। लेकिन इसके पहले इन बच्चों का जो चिकित्सा संबंधी उपचार जो किया जाता था, वो कैसे किया जाता था? जब ये बच्चे कोई दिव्यांगता लेकर के, चाहे वो जन्मजात होती थी या फिर वो जन्म के बाद होती थी, लेकर के वो अपना जीवन यापन कर रहे होते थे, उस टाइम पर इन बच्चों को ठीक करने के लिए जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो दिव्यांग होते थे, उनको ठीक करने के लिए ये मान्यता थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और उसमें इस बच्चे को डुबकी लगाएंगे तो फिर ये बच्चा ठीक हो जाएगा, या फिर इसको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाया जाएगा तो भी इस बच्चे की जो ये दिव्यांगता है ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, फिर भी लोगों के अंदर ये व्याप्त था, यानी कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता थी कि इन बच्चों के प्रति में कि इनको ठीक कैसे करेंगे। तो उनको जैतून की पत्तियों का सहारा लिया जाता था, गर्म ठंडे जल का उपयोग वहाँ करते थे। इसके साथ ही साथ उनको समाज में निकलने नहीं दिया जाता था, एक बंद कमरे में उनको रखा जाता था, उनको समाज में आने ही नहीं दिया जाता था। बहुत ऐसे पेरेंट्स थे जो ये सोचते थे कि अगर ये बच्चा बाहर निकला तो फिर मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मतलब मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगा, मुझे किसी भी प्रकार से समाज स्वीकारेगा नहीं, मुझे ताने देगा, मुझे बहुत ज़्यादा अपशब्दों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उस बच्चे को छुपा करके वे एक कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में उसको रखते थे। लेकिन जब कुछ लोग बाहर आए, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उसके बाद, तो उन लोगों ने इन बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य किए। उस कार्य को देख करके जो और लोग थे समाज से भी, वो लोग भी इसमें शामिल हुए। उनको देख करके फिर बाद में जो पेरेंट्स होते थे उनके द्वारा जागरूक किए जाने पर धीरे धीरे अपने बच्चों को भी समाज में लाना शुरू किए। धीरे धीरे लोग इस दिव्यांगता की श्रेणी में, या इस कह लीजिए दिव्यांगता के क्षेत्र में रुचि लेना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे लोगों की जो दृष्टि थी इनके प्रति, वो भी बदलाव हुआ, उसमें भी बदलाव देखने को मिला। काफ़ी नियम बने, अधिनियम बने, नीतियाँ बनी इन बच्चों के लिए, ताकि इनको भी शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास, ये सभी चीज़ें इनको भी प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ इनमें जो भी चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे अपने कार्य के प्रति हो, कोई कार्य बच्चा नहीं कर पा रहा, सक्षम नहीं है, तो उसके लिए प्रशिक्षण देना, या जो बच्चे शिक्षा में रुचि रख रहे हैं उनके लिए शिक्षा देना। यानी कि जैसे एक सामान्य बालक को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, वैसे ही इन बच्चों को भी सारे अधिकार मिलने लगे। आगे बात करेंगे कि समय परिवर्तन हुआ और लोगों की जो दृष्टि थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला ही। और जो हमारे शिक्षा शास्त्री थे वो या फिर कह लीजिए धर्मावलंबी महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, इन सभी लोगों ने इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया। उस समय इन्होंने दिव्यांगता को समाज का एक मुख्य अंग मान करके उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और दिव्यांगता के क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से विकास देखने को मिला। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी 16वीं शताब्दी थी उसमें किस प्रकार से बच्चों पर कार्य किया गया। तो जो 16वीं शताब्दी थी इसमें जो पोप ग्रेगरी प्रथम थे, इन्होंने जो धर्मवंशी, यहाँ पे धामी वंश लिखा है, इन्होंने धामी वंशी जारी किया और अपने अनुयायियों को भी इस दिव्यांगजनों की सेवा के लिए उसमें आदेश दिया कि इनकी भी सेवा की जाए और आप लोगों के द्वारा की जाए। और उनकी जो
स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। उस दयनीय स्थिति को वहाँ पर सुधारने में ये सभी लोग वहाँ पर लग गए और 16वीं शताब्दी में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला भी। आगे हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भी दिव्यांगजन थे उनकी शिक्षा दीक्षा की तरफ लोग जागरूक होने लगे, उसकी भी व्यवस्था की जाने लगी। जो भी दर्शन शास्त्री थे, एन.ए. रिकार्ड्स ने सीखने की जो सिद्धांत की नींव रखी, इसी 17वीं शताब्दी में ही, या कह लीजिए इसी काल में, पेड्रो पोंस डी लियोन नामक एक स्पेनिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने बधिर बच्चों के लिए लिखना प्रारंभ किया, या फिर कह लीजिए कि लिखना पढ़ाना, इनको लिखाना और पढ़ाना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रारंभ किया। इसी काल में सूरदास और जो हमारे अन्य अन्नास जी हैं उनका भी वर्णन मिलता है। आगे बात करेंगे 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि इस युग में जो पुनर्वास की अवस्था थी उसको रखा गया। पुनर्वास का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो बच्चे हमारे निःशक्त जन होते हैं उनको शिक्षा दीक्षा या उनकी चिकित्सा या उनको प्रशिक्षण देना या उनको आवासीय प्रदान करना, ये सभी चीज़ें जो उनको दी जाती हैं ये उनके पुनर्वास में शामिल होता है। यानी कि अगर ये सारी सुविधाएं बच्चों को आवश्यकता अनुसार उनको दी जा रही हैं तो वो जो उनको आवश्यकता अनुसार सारी चीज़ें दी जाती हैं वो एक पुनर्वास के तहत दिया जाता है, वही उनका पुनर्वास कहलाता है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखने में आया था। इसी काल में शोध एवं अनुसंधान भी प्रारंभ किए गए। राजनीतिक सुधारक ने शिक्षा स्वास्थ्य में दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं दक्षता को जोड़ने का यहाँ पर सफल प्रयास किया। इसी काल में वाणी एवं भाषा संबंधी विकास जो था वो सर्वप्रथम आम्बे, चार्ल्स द्वितीय एवं सैमुअल हार्वे ने हस्तचलित संकेतों की एक पद्धति विकसित की थी। यहाँ पर हस्तचलित संकेतों का मतलब ये होता है जो हमारे HI बच्चे होते हैं, यानी कि हेयरिंग इम्पेयर बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा का यहाँ पर विकास हुआ। तो किस काल में हुआ? ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। जो हमारे सांकेतिक भाषा सीखने वाले बच्चे थे उनके लिए ये पद्धति विकसित की गई। सांकेतिक पद्धति के जनक के नाम से इनको जाना भी गया और इसके उपरांत 1748 ईस्वी में डॉक्टर दी रीट ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ की। सर वैलेंटाइन हाय ने सन 1784 ईस्वी में प्रथम अंध विद्यालय कहाँ पर खोला था? अमृतसर में। जो हमारे बच्चे देख नहीं पाते हैं, दृष्टिहीन उनको कहा जाता है या उनको दृष्टिबाधित कहा जाता है, इन व्यक्तियों के लिए सबसे पहले वैलेंटाइन हाय ने 1784 ईस्वी में प्रथम अंध विद्यालय खोला। प्रथम अंध विद्यालय इन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में खोला था। उसके बाद फिर भारत के अमृतसर में विद्यालय खोला गया। आगे बात करेंगे 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काल ये रहा है। इस शताब्दी में क्रमबद्ध तरीके से दिव्यांग जो बच्चे थे उनकी शिक्षा के लिए सफल प्रयास किए गए। इसी शताब्दी में जो दिव्यांगजन थे उनके शिक्षा के क्षेत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे यानी कि लुइस ब्रेल जी का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ। लुइस ब्रेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए 6 डॉट पर आधारित, ऐसे डॉट रहेगा, 6 डॉट पर आधारित विश्व की सारी भाषाओं को लिखना पढ़ना सफल बनाया। इनके बारे में आप लोगों को अलग से जीवनी पढ़ाई जाएगी, अभी इसमें केवल लुइस ब्रेल का जिक्र हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1809 ईस्वी में हुआ था, 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल डे के नाम से भी मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल डे जो है
ये लुइस ब्रेल जी का उसी टाइम पे जन्म भी हुआ था, 4 जनवरी 1809। तो इसी वजह से इनके याद में ये दिन मनाया जाता है। और इन्होंने जो एक तरीके से 6 डॉट पे आधारित सभी भाषाओं को बोली जाने वाली उपलब्धि दी है या लिखना पढ़ना संभव किया है, वो कभी भी जो हमारे दृष्टिहीन बालक या व्यक्ति होते हैं उनके लिए कभी भी भूलने जैसा दिन ये नहीं है। 1870 ईस्वी में ब्रिटेन के लोग दिव्यांगों की शिक्षा के लिए जागरूक हो गए और 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने वाले में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि अमेरिका के थे, 1887 से 1922 इनकी जन्मतिथि रही। अल्फ्रेड बिनेट, जो कि फ्रांस के, 1857 से लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है ईस्वी तक। मैडम मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की थी, आदि नाम इसमें प्रमुख रहे, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। भारत में सन 1857 में श्रीमती एनी शार्प ने अमृतसर में प्रथम अंध विद्यालय खोला था। तो भारत में कब हुआ था? 1857 में। और किसके द्वारा खोला गया था? श्रीमती एनी शार्प के द्वारा अमृतसर में प्रथम विद्यालय खोला गया था। और जो विश्व में प्रथम विद्यालय खोला गया था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खोला गया था 1784 ईस्वी में। आगे बात करेंगे 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी क्या है, इसमें क्या कुछ कार्य हुए? काफ़ी हद तक 19वीं शताब्दी तक कार्य हो चुके थे। 20वीं शताब्दी में वो विकास की तरफ जा रहा था। इस शताब्दी के प्रारंभ में मानसिक तौर पर जो पिछड़े बालक थे, यानी कि एमआर बच्चे, जिनको मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम थी, उनके लिए विद्यालय खोले गए, परंतु यह जो प्रयास रहा वो सफल नहीं रहा। कुछ समय बाद श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित दोनों बच्चों के लिए एक दिवसीय विद्यालय खोले गए। और इसी शताब्दी में आंशिक रूप से जो निःशक्त व्यक्ति थे उनके लिए विद्यालय खोले गए थे, परंतु इनमें पूर्णतया कोई भी सुविधा नहीं थी। सन 1903 ईस्वी में लंदन कमीशन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ उत्तरदायी संस्थाएं थीं जो मिलजुल कर जो मंदबुद्धि बालक थे उनके लिए कुछ प्रावधान बनाए और उनकी शिक्षा प्रारंभ की गई। यहाँ पे आगे बात करेंगे सन 1913 ईस्वी में भारत में कई राज्यों में दृष्टिहीन मूक बधिर बच्चों के लिए प्रावधान किए गए तथा विद्यालय इसमें खोले गए। सन 1918 ईस्वी में रॉयल कमीशन हुआ, जिसे मेंटल डेफिशिएंसी बिल के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारत में सन 1929 में डॉक्टर कुंजित वर्ल्स ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना की और 1936 ईस्वी में मंदबुद्धि बच्चों के लिए यहाँ पे सरकारी मानसिक अस्पताल की भी स्थापना की गई। आगे बात करेंगे 1950 ईस्वी में जो अक्षम व्यक्ति थे या अक्षमता को अलग से यहाँ पे परिभाषित किया गया था। और सन 1954 ईस्वी में मुंबई में एक नियमित विद्यालय पहली बार विशेष शिक्षा वहाँ पर दी गई, यानी कि पहली बार खोला गया और वहाँ पर विशेष शिक्षा प्रारंभ की गई। सन 1965 ईस्वी में, या कह लीजिए 65 से 66 ईस्वी तक, भारत में एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चे जहाँ तक संभव हो सामान्य विद्यालयों में उनको समायोजित करने पर बल दिया गया। बाद में चल करके 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष विद्यालय एवं समेकित विद्यालय की भी बात की गई। आगे 1972 ईस्वी में लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई थी। फिर 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में शामिल करने की भी बात कही गई है। 1987 ईस्वी में भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ था। 1987 ईस्वी में भारत में सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ। फिर 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि
इस टाइम RCI के नाम से आप लोग जान रहे हैं। इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। और इसका गठन कब हुआ था? 1986 में। तो इसको याद रखिएगा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1992 में। नेक्स्ट 1995 ईस्वी में भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त जन अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसको PWD एक्ट 1995 के नाम से आप लोग जानते हैं। और इसका जो प्रयास रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें आप लोग ये भी जानते हैं कि 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था, जिसमें आपके दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टिबाधित और श्रवण बाधित, कुष्ठ रोग मुक्त, मानसिक रोग और मानसिक मंदता, चलन निःशक्तता, ये 7 प्रकार की दिव्यांगता को यहाँ पर शामिल किया गया था। आगे चल करके 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट जिसका नाम है, इसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, स्वालीनता और बहुदिव्यांगता को इसमें शामिल किया गया। ये 4 प्रकार की जो दिव्यांगताएं थी वो NTA एक्ट में शामिल हुआ, जो कि 1999 में पारित हुआ था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो 1999 तक बहुत सारे कार्य हुए। फिर आगे चल करके 2016 में आप लोग जानते हैं कि RPWD एक्ट आया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया। ये 21 प्रकार की दिव्यांगता भी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। 21 प्रकार की दिव्यांगता को हम जानेंगे। आगे बात करें तो इस प्रकार जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी तौर पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उन सभी संगठनों ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें जो दिव्यांगजन थे उनको पुनर्वास जैसी सेवाओं का लाभ मिला और सामान्य जीवन उनको जीने का मौका मिला। जिस प्रकार से वो अपने टाइम पर किसी कमरे में बंद होते थे या उनको ठंडे गर्म जल से उनका जो इलाज होता था, या जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, दवाएं नहीं थी उस टाइम पे उनके लिए, या उनके प्रति लोग जागरूक नहीं थे, तो इस प्रकार से उनके लिए एक सामान्य जीवन जीना जो उस समय असंभव था, बाद में चल कर के वो एक तरीके से जैसे एक सामान्य बालक जीता है, वैसे वो भी अपना जीवन यापन करना सफल कर पाए। समाज में मुख्य धारा से जोड़ने में भी इनको आसानी हुई। और इसके साथ ही साथ जो दिव्यांगजन के लिए बाधा मुक्त वातावरण भी रखा गया, क्योंकि ये प्रयास अभी भी जारी है कि ऐसे बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण हो और कोई भी रुकावट ना हो उनके सामने। उन्हें जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है वो लक्ष्य वो प्राप्त करें। समय अनुसार उनके दृष्टिकोण में रुचि, व्यवहार आदि सभी परिवर्तन देखने को मिला। लोगों ने उनके प्रति भी रुचि जाहिर की और वहाँ पर अपने व्यवहार को चेंज किया, और आधुनिक तकनीकों का वहाँ पर भी योगदान दिया गया, जिससे जो हमारे दृष्टिहीन बच्चे हैं उनको आज के समय में आप लोग जानते ही हैं कि उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक छड़ी हुई, या फिर उनके लिए विभिन्न प्रकार की सामान्य जो छड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ उनके लिए ब्रेल बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर जो हमारे श्रवण बाधित हैं उनके लिए कान की मशीन वगैरह, जो हियरिंग एड के नाम से आप जानते ही हैं, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाने लगी। MR बच्चों के लिए MST किट वगैरह आने लगा। फिर इस तरीके से उनको काफ़ी उपकरण भी दिए जाने लगे, काफ़ी टेक्निक्स आ गई, जिनके माध्यम से वे भी अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगे। यानी कि एक तरीके से जो टेक्निक्स है वो भी काफ़ी योगदान देती है इनके जीवन में, जिससे ये अपना जीवन अच्छे से सफल कर पाते हैं। जो इनका उद्देश्य होता है एक सामान्य बच्चे की तरह लक्ष्य बनाते हैं, उसको ये प्राप्त करने में सफल होते हैं।
आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि IAS PCS और काफ़ी उसमें टीचर वगैरह भी आप लोग देखते हैं कि जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं वे इन सभी पदों को कहीं ना कहीं ग्रहण करते हुए अपना वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अन्य पार्ट्स के साथ में, जो हमारा 1.2 रहेगा सब यूनिट, उसको हम लेकर के आएंगे। और तब तक आप लोग इस वीडियो को पढ़िए। जो चीज़ें समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा, या जो चीज़ें आप पूछेंगे वो बताने का पूरा प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके अन्य साथी जो हैं जो कि नई तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सिलेबस नहीं है या उनके पास कोर्स वगैरह नहीं है या उनके पास कोई भी नोट्स नहीं है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ पे सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।